हेलो, सत श्री अकाल, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। दिव्य एकेडमी क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और हम अब पढ़ने वाले हैं हमारा संविधान सभा का अंतिम और फाइनल क्लास, जो चौथी क्लास होने वाली है। आज हमारी संविधान सभा कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा में आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो संविधान सभा में हम एक देखेंगे कि जो अंतरिम संसद थी वो क्या थी, ये देखेंगे कि जो अंतरिम सरकार थी वो क्या थी, और इसके अलावा हम प्रारूप समिति को और कुछ आलोचना समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ सामान्य थोड़ी बातें करें दोस्तों। हमारी जो पिछली क्लास बहुत शानदार रही थी, उसका बहुत शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा है, और बहुत स्टूडेंट के कमेंट आए कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर, और हमें ये कंप्लीट पूरा जो भारतीय संविधान है आप करवाइए। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको ये भारतीय संविधान पूरा कंप्लीट कराएंगे, कहीं बीच में छोड़ के जाने वाले नहीं है। बस आप हमसे जुड़िए, और अपने जो दोस्त हैं उनको भी एक बार बताइए, सजेस्ट कीजिए कि एक बार क्लास जरूर देखें, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें, और अच्छे से अच्छा क्या सुधार किया जा सकता है उसकी तरफ हम अग्रसर हों। तो हम लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक जो अंतिम क्लास है संविधान सभा पे, हम इसमें पढ़ेंगे। पहले अंतरिम सरकार, अंतरिम संसद, हम पहले ये समझेंगे कि अंतरिम संसद के रूप में या अंतरकालीन संसद के रूप में से मतलब क्या है, कैसे इसकी प्रोसेस आगे बढ़ी थी। अंतरिम सरकार समझेंगे, अंतरिम सरकार के बारे में जानेंगे, और इसके अलावा प्रारूप समिति को समझेंगे, और फिर कुछ संविधान सभा की जो कुछ विद्वानों के द्वारा आलोचना की गई थी, प्रशंसा की गई थी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मुख्य हमारे बिंदु रहने वाले हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 कैबिनेट मिशन की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, और इसकी जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर में जाके पहली बैठक होती है। इसी कैबिनेट मिशन योजना को जो व्यवहारिक अमली जामा पहनाने के लिए भारत स्वतंत्रता एक्ट आया था, जो 1947 में जाके आया था आगे जाके। और इसी भारत स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट के हिसाब से भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो हम मोटा मोटा जो हम संविधान सभा को, हमारे दो कंफ्यूजन होते हैं दिमाग में। एक कंफ्यूजन होता है कि संविधान सभा क्या है, और जो हम अंतरकालीन संसद की बात करते हैं ये क्या चीज है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। जो कैबिनेट मिशन की सिफारिशें थी, कैबिनेट मिशन की जो सिफारिशें थी, उनके अकॉर्डिंग जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और जब संविधान सभा का गठन हो गया तो 9 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बैठी। तो पहली बैठक जैसे ही बैठी थी तो हमने अस्थायी सभापति के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना।
फिर जैसे तीसरी बैठक बैठती है तो हम स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कर लेते हैं। अब ये हमारी संविधान सभा हमारे संविधान निर्माण की दिशा में लगातार बैठकें करती है, इसमें लगातार प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है। और ये चीज आगे बढ़ते बढ़ते अगर हम फिर एक डेट पर गौर करें तो वो आती है, क्योंकि बैठकें चलती रहती है, संविधान का निर्माण होता रहता है, और वो डेट आती है 15 अगस्त 1947। इस दिन भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 आया था जुलाई में, उसके द्वारा भारत जो एक डोमिनियन स्टेट बन जाता है, भारत स्वतंत्र हो जाता है। एक पाकिस्तान और एक भारत। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के हिसाब से दो डोमिनियन स्टेट बने थे। मैं आपको समझा दूं कि जो डोमिनियन स्टेट की जो कहानी है वो ऐसी है कि भारत स्वतंत्र हो गया है, लेकिन भारत में जो गवर्नर जनरल का पद है वो अभी बरकरार है, और वो तब तक बरकरार है जब तक कि भारत पूरी तरह संप्रभु नहीं हो जाता है। तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे पहले माउंटबेटन कंटिन्यू करते हैं, आगे चल के जब माउंटबेटन चले जाते हैं तो पहले जो भारतीय थे राजगोपालाचारी जी, वो गवर्नर जनरल का पद संभालते हैं। तो इस तरह डोमिनियन स्टेट और डोमिनियन स्टेट का जो टैग था वो 26 जनवरी 1950 को खत्म हो जाता है, जब हमारा संविधान लागू होता है। तो वापस लौटते हैं कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, कि 15 अगस्त 1947 से एक अंतरकालीन संसद या अंतरिम संसद के रूप में, अंतरकालीन संसद या अंतरिम संसद के रूप में हमारी संविधान सभा काम करने लगी। अंतरिम संसद या अंतरकालीन संसद के रूप में। ये जब अंतरिम संसद बोल रहे हैं तो अब हमारी संविधान सभा के पास वो अधिकार आ गया कि वो विधायिका और कार्यपालिका के निर्णयों को ले, क्योंकि लोकसभा का तो चुनाव ही नहीं हुआ है, संसद तो बनी नहीं पाई है, तो संविधान सभा ही संसद के रूप में काम करेगी। और जब ये तय हुआ कि संविधान जो सभा है वो अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी, तो हम इसे दो रूपों में थोड़ा बांट के देखते हैं। एक है संविधान सभा, एक है संविधान सभा, और दूसरा है जो हम अंतरिम संसद की बात कर रहे हैं, अंतरिम संसद की बात कर रहे हैं कि अंतरिम संसद के रूप में क्या था। जब संविधान सभा के रूप में जो बैठक होती है इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान निर्माण के लिए कार्य कर रही है, और जब वे विधायिका के रूप में, कार्यपालिका के रूप में अपने नियम कानून बनाती है, उन्हें लागू करती है देश के लिए, क्योंकि देश के लिए विधायिका के रूप में हमारा जो शासन का संचालन हो रहा था वो 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा था। 1935 का एक्ट, भारत स्वतंत्र हो गया था, लेकिन 19 क्योंकि हमारे पास संविधान नहीं था अपना, तो 1935 का एक्ट प्रभावी था। ऐसे में हमारे जो दिन प्रतिदिन के लिए कोई विधायिका संबंधी नियम बनाना हो, कोई कार्यपालिका संबंधी डिसीजन लेना हो, तो जब हमारी संविधान सभा बैठेगी तो वो अंतरिम संसद के रूप में होगी। तो ये तय हुआ कि जब अंतरिम संसद बैठेगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले हम ही कर लेते हैं, क्योंकि संविधान सभा की हम अध्यक्षता कर रहे हैं तो अंतरिम संसद की भी अध्यक्षता कर लेते हैं। तब जो BN राव थे, संविधान विशेषज्ञ, सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल इंसान संविधान सभा में, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा अनुभव कहता है कि मैंने जो विदेशों में देखा है, समझा है कि आप जब संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो आप अंतरिम संसद की अध्यक्षता नहीं कर सकते, इसके लिए कोई और नाम ढूंढना होगा। तो ऐसे में जीवी मावलंकर साहब का नाम उभर के सामने आता है, और जीवी मावलंकर को अंतरिम संसद के अध्यक्ष बना दिया जाता है, कि जब ये अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा बैठेगी तो अध्यक्षता करेंगे जीवी मावलंकर, और जब ये संविधान सभा के रूप में बैठेगी संविधान निर्माण के लिए तो अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और ये 1935 के एक्ट के हिसाब से अपने फैसले ले लेती है, उसमें कुछ संशोधन करना था, कुछ बदलाव करना था, उसके हिसाब से ये चीजें चल रही थी। फिर एक डेट आती है, इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट आती है, वो आता है 26 नवंबर 1949। जब 26 नवंबर 1949 आते हैं तो इस दिन जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 394, अनुच्छेद 394 कहता है कि मैं स्वयं और मेरे साथ 15 और अनुच्छेद है, मैं स्वयं और मेरे साथ 15 अनुच्छेद है, यानी कि टोटल 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हो जाएंगे। तो इसमें एक अनुच्छेद और था, और वो था अनुच्छेद 379। 379 कहता है कि जब 26 नवंबर 1949 से अनुच्छेद 394 और इसके साथ 15 अनुच्छेद, जिन 15 अनुच्छेदों में शामिल है अनुच्छेद 379 लागू होगा, तो हमारी जो ये अंतरिम संसद है ये तदर्थ संसद बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी इसके बाद, अनुच्छेद 379 में ये एक तदर्थ संसद के रूप में कार्य करने लगेगी, एक तदर्थ संसद के रूप में कार्य करने लगेगी। अनुच्छेद 379 के आलोक में ये तदर्थ संसद के रूप में कार्य करने लगेगी, जो पहले अंतरिम संसद के रूप में थी। और एक और अनुच्छेद था इंपॉर्टेंट, वो क्या है, अनुच्छेद 395। वो कहता है कि जब 395 कहता है कि जब भारत का संविधान लागू हो गया, और वो कब होने वाला है, वो होने वाला है 26 जनवरी 1950 को, कि जब लागू होगा तो 3 एक्ट थे, उसमें से 3 में से 2 खत्म हो जाएंगे, एक शेष रह जाएगा। तो खत्म कौन कौन से होने थे, एक तो होना था अनुच्छेद 395 के अकॉर्डिंग, एक तो था भारत शासन अधिनियम, भारत शासन एक्ट 1935, ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद भारत जो स्वतंत्रता एक्ट था, दिख रहा है ना, हाँ, भारत स्वतंत्रता एक्ट 1947, ये खत्म हो जाएगा। एक और एक्ट था, वो प्रिवी काउंसिल से संबंधित था, प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल, लेकिन ये नहीं होगा। अनुच्छेद 395 कहता है कि जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होगा, उस समय जो 1935 का एक्ट यहाँ पर अंतरिम संसद पर काम कर रहा है, इसके हिसाब से अंतरिम संसद फैसले ले रही है, वो एक्ट 26 जनवरी 1950 को खत्म हो जाएगा। भारत स्वतंत्रता जो अधिनियम एक्ट है 1947, ये खत्म हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, लेकिन प्रिवी काउंसिल एक्ट है ये खत्म नहीं हुआ। तो कई बार ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम रही हो, या कॉलेज लेक्चर एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर वो आरएस में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अनुच्छेद 395 में क्या क्या प्रोविजन थे, क्या क्या प्रावधान थे, कि कौन कौन से समाप्त हो जाएंगे और कौन सा बना रहेगा। तो ये पूरी कहानी थी कि संविधान सभा, इसमें अंतरिम संसद क्या थी, और इसने 26 नवंबर 1949 से लगे, क्योंकि ये केवल एक सदनीय व्यवस्था थी, एक सदन था, ये 2 सदन बन जाएंगे कब, अप्रैल 1952 के बाद। तो ये अप्रैल 1952 तक ये जो हमारी तदर्थ संसद है ये काम करती रहती है। तो ये पूरी कहानी है कि संविधान सभा कैसे काम कर रही थी। जुलाई 1946 से शुरू होता है और ये चलते चलते 15 अगस्त 1947 तक देश स्वतंत्र होता है, तब तक हमारी संविधान सभा बैठती है, देश आजाद होता है, अंतरिम संसद बन जाती है, जीवी मावलंकर साहब इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को जैसे ही अनुच्छेद 394 लागू होता है, तो उसमें एक अनुच्छेद है 379 लागू होता है, तो ये तदर्थ संसद बन जाती है। तो ये हमने पूरा समझा कि ये अंतरिम संसद का जो कंसेप्ट था ये था क्या। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम
अंतरिम सरकार को समझने की कोशिश करते कि अंतरिम सरकार क्या थे। अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत हुआ था। कैबिनेट मिशन ही एकमात्र ऐसा मिशन था जिसने जो अंतरिम जो सरकार का गठन हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत हुआ था। कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन ही एकमात्र ऐसा मिशन था जिसने इस बात को माना कि भारत से पाकिस्तान को अलग नहीं किया जाएगा। इसी कारण कैबिनेट मिशन की प्रशंसा गांधी जी करते हैं और वो कहते हैं कि जो तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उनमें जो सबसे अच्छी योजना थी, श्रेष्ठ योजना बताया था कैबिनेट मिशन को। इसमें अंतरिम सरकार का गठन किया गया और पाकिस्तान की मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया था। वो बात अलग है जब कैबिनेट मिशन के बाद में जब माउंटबेटन योजना आई थी, माउंटबेटन के द्वारा पाकिस्तान की मांग को फिर पुनः स्वीकार कर लिया था जब बाल्कन प्लान लागू नहीं हो पाया था उसके बाद। लेकिन कैबिनेट मिशन में जो मुस्लिम लीग की मांग थी उसको खारिज कर दिया गया था। अब ये जो अंतरिम सरकार है इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 अगस्त 1940 को। 24 अगस्त 1940 को नेहरू जी के द्वारा, नेहरू को नेतृत्व करना था इसको, और मुस्लिम लीग थी उसने मना कर दिया कि हम अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे। तो इसको जो गठन हुआ था वो हुआ 24, इसका जो गठन हुआ था अंतरिम सरकार का 24 अगस्त 1946 को हुआ था। इसका नेतृत्व कर रहे थे पंडित नेहरू, इसका नेतृत्व कर रहे थे। मुस्लिम लीग ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया कि क्यों। अब सवाल उठता है कि क्यों मना किया। कि मना इसलिए किया था कि कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग इसमें जो पाकिस्तान की जो मांग थी मुस्लिम लीग लगातार बड़े लंबे अरसे से करती आ रही थी, उसको सिरे से खारिज कर दिया गया था। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग को समझ में आया कि हमको अंतरिम सरकार में शामिल हो जाना चाहिए। तो जब उनकी समझ में आया तो इसका पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन किया गया और जब इसका पुनर्गठन हुआ तो 2 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है। 2 सितंबर 1946 को जो मुस्लिम लीग है अंतरिम सरकार का हिस्सा बन जाती है। इसमें जब इसका गठन किया गया अंतरिम सरकार का तो इसमें टोटल, नेहरू जी तो इसका नेतृत्व करने वाले थे, नेहरू के साथ साथ 11 और सदस्य होने वाले थे। तो टोटल इसमें 12 सदस्यों का चुनाव होने वाला था। वही मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग से कितने सदस्य आने वाले, तो टोटल मुस्लिम लीग से 5 सदस्यों का यहाँ चुनाव हुआ। 5 सदस्यों को चुना जाना था। टोटल 12 सदस्य आने वाले थे अंतरिम सरकार के गठन में और मुस्लिम लीग से 5 सदस्य आए थे। जब ये गठन हुआ उस समय मुस्लिम लीग इसमें शामिल होना नहीं चाहती थी। बाद में मुस्लिम लीग को ज्ञान हुआ कि नहीं, हमको अंतरिम सरकार में जाना चाहिए। शायद मुस्लिम लीग ये सोच रही होगी कि अगर हम सरकार में शामिल होंगे तो हम हर मुद्दे के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे, विवाद पैदा करेंगे, अड़ंगा डालेंगे और फिर यही खबरें मीडिया में छपेंगी, जिससे हमारी जो पाकिस्तान की मांग है वो और अच्छे ढंग से उठ पाएगी और हम जो सरकार है इसको हम चलने नहीं देंगे। जब ये चलेगी नहीं तो रुकावट पैदा होगी और जो हमारी जो मांग है पाकिस्तान की वो उस मांग को स्वीकार किया जा सके। तो इसी शायद मकसद से मुस्लिम लीग ने तय किया था कि हम अंतरिम सरकार में हमें शामिल होना चाहिए। यही कारण था कि इसका पुनर्गठन हुआ और 2 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग इसमें 2 सितंबर को इसका शामिल होती है, मतलब इसका वो गठन हो जाता है। सॉरी, हाँ मैंने 2 सितंबर बोला है। 2 सितंबर को जो ये पहले इसका जो गठन हुआ था या 2 सितंबर को जो अंतरिम सरकार थी वो बन गई थी और मुस्लिम लीग इसमें अक्टूबर में शामिल होती है। मुस्लिम लीग शामिल होती है इसमें अक्टूबर में, मैंने सितंबर लिख दिया है, अक्टूबर 1946 में। अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग इसमें शामिल होती है।
इसको मैं बता देता हूँ। जो अंतरिम सरकार बनी 24 अगस्त 1946 को तय हुआ था कि नेहरू जी नेतृत्व करेंगे, 12 सदस्य हुई। 2 सितंबर को इसका गठन हुआ था और ये अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग, जब इसका पुनर्गठन होता है तब इसका पुनर्गठन, तब इसमें मुस्लिम लीग शामिल होती है। ठीक है, अब सही है, सितंबर में ये होता, अक्टूबर में इसका मुस्लिम लीग शामिल होती है। जब इसमें मुस्लिम लीग शामिल हो गई तो इसमें अलग अलग से जो मंत्रालय थे उनको बांटना था कि कौन कौन से पद पर रहेगा। तो इसमें नेहरू जी चूंकि विदेश मामलों में बड़ा रुचि रखते थे, तो नेहरू जी के जाहिर सी बात है कि नेहरू को जो विदेश मंत्रालय थे उसकी उनकी जिम्मेदारी मिली थी राष्ट्रमंडल मामलों पर। पंडित नेहरू चूंकि राष्ट्रमंडल और विदेशी जो मामले थे प्लस विदेशी जो मामले थे उनको देखते थे, यही कारण था कि पंडित नेहरू को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा पटेल साहब थे, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल को गृह और प्लस जो सूचना संचार था उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, सूचना मंत्रालय सौंपा गया। इसके बाद जो जगजीवन राम थे, उनको श्रम संबंधी कार्य सौंपा गया, श्रम मंत्रालय उनको सौंपा गया था। और जो बलदेव सिंह थे उनको रक्षा का भार सौंपा गया था। इसमें बलदेव सिंह हो गए, लियाकत अली थे, उनके लिए वित्त मंत्रालय दिया गया था, वो वित्त मंत्रालय के भार को देखेंगे। और एक थे जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जोगेंद्र नाथ मंडल, उनको विधि का भार सौंपा गया कि वो विधि को देखेंगे। और जॉन मथाई, उद्योग और नागरिक, जॉन मथाई, उनके लिए उद्योग व नागरिक आपूर्ति, का काम दिया गया था। तो ये मोटे मोटे हम देखें कि जो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो अंतरिम सरकार का गठन होना था वो कैबिनेट मिशन की योजना के अकॉर्डिंग होना था। 24 अगस्त 1946 को नेहरू इसका नेतृत्व करने वाले थे और टोटल 12 इसमें सदस्य रहने वाले थे। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो लॉर्ड वेवेल थे। लॉर्ड वेवेल अध्यक्ष कौन थे इसके योजना के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल। और उपाध्यक्ष कौन थे? फिर अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष इसके थे नेहरू इसकी उपाध्यक्षता की थी, लॉर्ड वेवेल इसके अध्यक्ष थे। इसका गठन अगस्त में होता है, अगस्त 1946 में ये मतलब ये शपथ ग्रहण वाली जो बात होती वो होती है। और सितंबर में इसका गठन हो जाता है, सितंबर में इसका गठन होता है और पुनर्गठन अक्टूबर में जाकर होता है। गठन और पुनर्गठन अक्टूबर 1946 में होता है। पुनर्गठन का मतलब मुस्लिम लीग शामिल हुई थी जो पहले 5 सदस्य थी। इसके बाद पंडित नेहरू को राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले दिए गए थे, वल्लभ भाई को गृह और संचार, जगजीवन को श्रम, बलदेव को रक्षा, लियाकत अली को वित्त, जोगेंद्र नाथ को विधि और जॉन मथाई को उद्योग व नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपे गए थे। इस तरीके से हमने अंतरिम संसद या अंतरकालीन संसद बोले, तदर्थ संसद क्या थी ये समझा। इसके बाद हमने ये समझा कि कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग कैसे अंतरिम सरकार बनाई गई, कैसे कैसे विभाग बांटे गए थे, तो ये हमने समझ लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रारूप समिति के बारे में कि प्रारूप समिति का क्या कंसेप्ट है।
प्रारूप समिति का जो ड्राफ्ट था वो तैयार किया था, और उस जो ड्राफ्ट जो तैयार हुआ था प्रारूप समिति का, उसके लिए समीक्षा समिति बनाई गई, और समीक्षा समिति का जो हेड बनाए गए थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। जो बीएन राव थे, पहले तो यही देखते हैं कि बीएन राव थे जो मोटा मोटा जो प्रारूप समिति थी उसका जो पूरा खाका जो तैयार किया था वो बीएन राव ने तैयार किया था। बीएन राव, बेनेगल नरसिंह राव, इन्होंने प्रारूप समिति का खाका तैयार किया था। इस खाके को जो उन्होंने प्रारूप समिति का बनाया था, प्रारूप समिति का जो खाका इन्होंने बनाया था, उस खाके के लिए जो प्रारूप संविधान समीक्षा समिति थी, प्रारूप संविधान की समीक्षा जो समिति थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर अम्बेडकर साहब को सौंपी थी कि उनको तय करना था कि भाई प्रारूप समिति में क्या क्या रहना चाहिए, क्या हट जाना चाहिए। जो मोटा खाका जो था वो बीएन राव साहब ने तय किया था। अब इस बात का प्रस्ताव जो था कि भाई प्रारूप समिति की समीक्षा समिति होगी, इसका जो प्रस्ताव था वो सत्यनारायण सिन्हा के द्वारा सौंपा गया। इसका जो प्रस्ताव किया था वो प्रस्ताव किया था सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण सिन्हा के द्वारा किया गया था, और ये कहा गया कि इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा, बाकी के 6 सदस्य रहने वाले थे, टोटल 7 सदस्य रहने वाले थे। अब सवाल उठता है कि इस प्रारूप समिति का निर्माण कैसे हुआ था? क्या इनके सदस्य मनोनीत किए गए थे या निर्वाचित किए गए थे? नहीं। जब सत्यनारायण सिन्हा ने इसका प्रस्ताव रखा, हाँ पहले थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते कि जो सत्यनारायण सिन्हा है, अब तक हम 3 सिन्हा पढ़ चुके हैं। अब तक हमने 3 सिन्हा देखे थे। एक थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पढ़ा था हमने, एक पढ़ा था हमने सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा पढ़ा है, और ये तीसरा है सत्यनारायण सिन्हा, और ये है सत्यनारायण। दोस्तों याद आ रहा हो आपको कि जब हम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पढ़ रहे थे तो जब 1909 का एक्ट पढ़ा था हमने, उस समय गवर्नर जनरल में एक भारतीय सदस्य को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया जाएगा कार्यकारिणी में, तो वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। जब हम अस्थायी सभापति का चुनाव कर रहे थे 9 दिसंबर को संविधान सभा में, तो अस्थायी सभापति कोई और नहीं थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। और जब हम ये बात कर रहे हैं कि प्रारूप संविधान की जो समीक्षा समिति होगी, इसका प्रस्ताव की बात कर रहे हैं कि प्रस्ताव कौन रखता है, तो वो सत्यनारायण सिन्हा है जो उनका प्रस्ताव रख रहा है। अब इन्होंने प्रस्ताव रखा तो बात ये थी, इस पर हम डिस्कस कर रहे थे कि इनके सदस्यों का मनोनीत किए गए थे या निर्वाचित किए गए थे। तो ये निर्विरोध रूप से निर्वाचित किए गए थे। पूरी जब संविधान सभा बैठी तो कोई विरोध नहीं था, तो इनका जो चुनाव था, इसके सदस्यों का जो चुनाव होना था वो निर्विरोध निर्वाचन हुआ। प्रस्ताव किसने रखा? सत्यनारायण सिन्हा ने, और निर्विरोध रूप से इनका निर्वाचन किया गया। अब इनकी बात आती है कि कौन कौन इसमें सदस्य थे, कौन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो इनकी अध्यक्षता जो की थी, अध्यक्षता की थी डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर कर रहे थे अध्यक्षता। सदस्यों के रूप में अल्लादी, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एक टीटी कृष्णाचार्य थे, एक टीटी कृष्णाचार्य थे, जब 2 बार कृष्ण आ गए तो गोपाल बोले कि भाई हमको भी आना चाहिए। तो गोपाल जी कैसे पीछे रहने वाले थे? तो एन गोपाल स्वामी आयनकर इसके सदस्य थे, क्योंकि 2 बार कृष्ण आ गए तो गोपाल को तो आना ही था। अब 2 बार कृष्ण आ गए, एक बार गोपाल आ गया, तो एक सोचने वाली बात है कि कोई मुस्लिमों को तो भी प्रतिनिधित्व करे। तो ऐसे में जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से तो सब मोहम्मद साहब आएंगे, मोहम्मद साहब भी ठीक है। तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, इसके मुस्लिम लीग की तरफ से सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये एकमात्र मुस्लिम जो सदस्य थे, ये मुस्लिम लीग से आए थे। ये एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे, उसके तौर पर थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो गए। अब एक माधवराव बचे और एक डॉक्टर के मुंशी। के मुंशी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। उसके पीछे कारण है कि कांग्रेस से कौन आए थे। तो कांग्रेस से एकमात्र जो सदस्य का जिनका चुनाव किया गया था वो के मुंशी ही थे, और एक के माधव राव को चुनाव किया गया था। तो इस तरीके से टोटल अध्यक्ष समेत 7 सदस्य इसमें शामिल थे। लेकिन ये जो माधव राव जी थे, ये पहले इसके सदस्य नहीं थे, इन्हें बाद में इनको शामिल किया गया था। पहले थे बीएल मितर जी थे। बीएल मितर की जगह पर माधव राव आए थे। इसी तरह जो टीटी कृष्णाचार्य थे, ये भी नहीं थे, लेकिन इनकी जगह पहले थे डीपी खेतान। उनकी मृत्यु हो जाती है और डीपी खेतान की जगह लेने के लिए टीटी कृष्णाचार्य होते हैं। तो हमने ये तो समझा कि इनका निर्विरोध रूप से निर्वाचन किया गया था सदस्यों का, अध्यक्ष समेत। लेकिन ये जो बाद में जो 2 सदस्य शामिल किए गए थे, टीटी कृष्णाचार्य और माधव राव, इनको कैसे चुना गया था? कि बाद में इनका भी निर्वाचन हुआ था? नहीं, इनका बाद में निर्वाचन नहीं हुआ था। बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को ये शक्ति दी गई थी, ये ऑथोरिटी दी गई थी, ये प्राधिकार दिया गया था कि अगर कोई पद खाली होता है तो वो अपने हिसाब से मनोनीत कर सकते हैं। तो ये दोनों जो सदस्य थे, कृष्णाचार्य और माधव राव थे, वो मनोनीत किए गए थे। तो इस तरीके से पूरा जो प्रारूप संविधान की जो समीक्षा समिति इसका खका है। अब बात आती है, हाँ, इसमें एक वो डेट और देख लेते हैं कि इसका प्रारूप संविधान कब तैयार हुआ था। तो वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इस समय देश आजाद हो चुका था। 15 अगस्त को, 15 अगस्त से अगर थोड़ा दिमाग लगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत सारी एग्जामों में ये डेट पूछी गई है, तो थोड़ा सा अगर इसमें दिमाग लगाएं तो 15 या 14 यानी 14 दिन बाद जो हमारी जो प्रारूप समिति थी, उसके लिए जो समीक्षा समिति थी वो गठित कर दी गई थी, जिनको प्रारूप समिति पे काम करना था। तो ये पूरी कहानी है। अब हम ये देखते हैं कि तमाम तरीका की अलग अलग समितियां, ये तो हमने एक प्रारूप समिति पढ़ी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी समितियां गठित हुई थी। तो वो कौन कौन सी थी, क्योंकि उस पर भी कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन समितियों का हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं कि वो समितियां कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले आती है, जैसे हम आज वर्तमान में देखें कि लोकसभा है, तो लोकसभा में नियम बनाना, कार्य संचालन का कार्य कौन करता है?
जो लोकसभा का स्पीकर होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, वही काम करते हैं। तो उस समय अगर हम देखें तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता कर रहे थे संविधान सभा की। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम ये बोले कि कार्य संचालन पर नियम बनाना हो, ये नियम निर्माण करना हो, संचालन समिति बनानी हो, तो वो कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करेंगे। नियम समिति या संचालन समिति की बात करें, संचालन समिति की बात करें तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करने थे। इनकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई। इसके बाद पंडित नेहरू की बात आती है। पंडित नेहरू ने कौन कौन सी ऐसी समितियों की अध्यक्षता की थी? तो पंडित नेहरू की अगर हम बात करें, पंडित नेहरू की बात करें तो उन्होंने एक थी संघ से संबंधित, जो संघ संविधान समिति थी, संघ संविधान समिति की इन्होंने अध्यक्षता की थी। संघ संविधान समिति। इसके अलावा जो देशी राज्यों से वार्ता, जो देशी राज्यों से जो वार्ता जो समिति थी, उसकी अध्यक्षता की थी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार दिमाग में कि अगर ऐसा पूछे कि देशी राज्यों से वार्ता के लिए कौन सी समिति जो गठित की गई, और उसमें अगर वल्लभ भाई पटेल का ऑप्शन हो तो जाहिर सी बात है हमारा दिमाग वल्लभ भाई पटेल की ओर ही जाएगा। ऐसा लगेगा कि देशी राज्यों से तो पटेल साहब ने की होगी। नहीं दोस्तों, उसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू के द्वारा की गई थी। तो उन्होंने संघ संविधान समिति की अध्यक्षता की, देशी राज्यों से वार्ता के बारे में बात की थी, और कुछ जो प्रारूप समिति थी इसके कुछ जांच वगैरह करने के लिए कुछ जो विशेष समिति गठित की, उसकी अध्यक्षता भी पंडित नेहरू ने के द्वारा की गई। इसके बाद आते हैं वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल साहब ने, तो वल्लभ भाई पटेल ने जो प्रांतीय, जो संघ की संविधान समिति थी उसकी पंडित नेहरू ने की थी, और जो वल्लभ भाई पटेल ने जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसकी अध्यक्षता की थी, प्रांतीय संविधान। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल ने जो हमारे मौलिक अधिकार थे और जो अल्पसंख्यकों के अधिकार थे, इसकी जो समिति थी, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की, इस समिति की इन्होंने अध्यक्षता की थी। लेकिन ये चीज और भी है बड़ी इंटरेस्टिंग कि मौलिक अधिकार उप समिति की बात करेगा तो कौन है, और एक अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति की बात करेगा तो कौन है। ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि जब मौलिक अधिकार उप समिति की बात करते हैं तो वो आते हैं आचार्य जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यकों की उप समिति की बात करते हैं तो वो आते हैं एस.सी. मुखर्जी। एस.सी. मुखर्जी मतलब हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो अगर अल्पसंख्यक अधिकारों की उप समिति की बात करेंगे तो वो एस.सी. मुखर्जी है, और मौलिक अधिकार उप समिति की बात करें तो वो जेबी कृपलानी है। जबकि मौलिक अधिकारों की समिति और अल्पसंख्यकों की समिति की जो अध्यक्षता की थी वो की थी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अब एक बचती है, हमने संघ की पढ़ ली, प्रांत की पढ़ ली, अब एक चीफ कमिश्नरी की। तो चीफ कमिश्नरी की थी, चीफ कमिश्नरी की थी इसका किधर सर्टिफिकेट, पट्टवी सीतारमैया, पट्टवी सीतारमैया, पट्टवी सीतारमैया, पट्टवी सीतारमैया के द्वारा जो चीफ कमिश्नरी थी, संविधान जो समिति थी उसकी इनके द्वारा अध्यक्षता की। तो इस तरह हमने पंडित नेहरू की पढ़ी, वल्लभ भाई पटेल की पढ़ी, पट्टवी सीतारमैया की पढ़ी। इन तीनों को तो बड़े सिस्टमेटिक याद रखा जा सकता है। तो जब संघ की बात आएगी तो पंडित नेहरू, प्रांत की बात आएगी तो वल्लभ भाई पटेल, और चीफ कमिश्नरी की बात आएगी तो पट्टवी सीतारमैया। तो मुझे को लगता है इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि यहाँ पे तो
अब बात आती है कि जब तदर्थ समिति बनी अंतरकालीन संसद के रूप में जीबी महाबलंकर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो जो संविधान के जो कार्य थे, जो कार्य कर रहे थे, तो कार्य समिति के लिए तो जीबी महाबलंकर के नाम को लिया क्या गया था कि जीबी महाबलंकर इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इसके अलावा एक आयोग बना था, भाषाई आयोग बना था, उसमें 3 थे। 1948 में धरा आयोग बना था। फिर जेबीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टभी सीताराम, ये उसके लिए जो भाषा संबंधी विभाग थे उसको सुलझाने के लिए आई थी। तो जीबीपी समिति भी बनी थी एक। तो ये अलग अलग कई सारी समितियां बनी थी। और एक समिति और थी, वो थी वो नागरिकता पर तदर्थ समिति। तो वो एस बरदाचारी थी वो। इसका नाम, इनका नाम भी लिख लेते हैं, एस बरदाचारी। जो नागरिकता थी, नागरिकता पर जो तदर्थ समिति गठित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो एस बरदाचारी थे। तो इस तरीके से हमने कुछ समितियां देखी, प्रारूप समिति देखी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष देखे, इसका कब गठन किया गया था, किसके प्रस्ताव पर हुआ था, इसका चुनाव देखा कि निर्वाचन हुआ था, निर्विरोध हुआ था। और बाद में जो 2 सदस्य पद खाली टी कृष्णाचारी और टी माधव राव थे, बीएल मित्तर की जगह माधव राव आए, डीपी खेतान की जगह टी कृष्णाचार्य आए। उनका मनोनयन हुआ था। किसने मनोनयन किया था? अम्बेडकर साहब ने किया था। प्रारूप समिति कब आई? 29 अगस्त को आई। इस तरीके से हमारा पूरा जो समितियां थी इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब थोड़ा से कुछ क्वेश्चन देखते हैं पुराने एग्जामों में मतलब समितियों से संबंधित, ताकि थोड़ा और चीजें समझ में आ सकें कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आया था, वो था कि सुमेलित कीजिए, ये आरएस प्री 2013 का क्वेश्चन है। सुमेलित कीजिए कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। अब सब जानते हैं कि जो पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? जो सभापति, पहले उपाध्यक्ष पूछ रहा है तो वो इसमें एक नाम दे रखा है एस सी मुखर्जी, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का कोई मतलब नहीं है, के एम मुंशी थे ही नहीं, टी कृष्णाचारी। तो पहले थे वो एस सी मुखर्जी थे, और पहले एक साल जब दूसरे आए थे उपाध्यक्ष भी तो वो टी कृष्णाचारी थे। तो इसमें दोनों नाम दिए गए, तो हम एस सी मुखर्जी को जाएंगे। फिर दूसरा है कि प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे। इसकी हम जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस के एकमात्र सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर के एम मुंशी थे। तो के एम मुंशी का पूछा है इन्होंने। एक पूछा है कि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन कौन से थे। जो राजस्थान की रियासतों से, तो ये हमने पढ़ा था जब हम राजस्थान के जो सदस्य पढ़ रहे थे कि राजस्थान से कौन कौन से सदस्य चुने गए थे, तो हमने पढ़ा था कि जो टी कृष्णाचार्य थे वो राजस्थान से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक फिर डी ऑप्शन दिया है इन्होंने, डी बात की है कि संघ जो संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। इन्होंने पूछा है कि संघ संविधान समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित नेहरू थे। ये पूछ लिया तो ये भी आ सकता है कि प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल थे। चीफ कमिश्नरी पर आता है तो पट्टभी सीतारामैया थे। तो इस तरीके से बड़ा शानदार क्वेश्चन रहता है। और इसके अलावा बाकी तो सब बेसिक क्वेश्चन है कि निम्न में 9 दिसंबर 1946 को कौन कार्यकारी अध्यक्ष था। सबको पता है सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रारूप समिति कब आई थी? तो प्रारूप समिति का नाम 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो मतलब सारे सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा इसमें कोई भी वो नहीं है। निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो प्रारूप समिति का सदस्य कौन है? तो टोटल 7 सदस्य थे। 7 के अलावा जो थे, अभी किसका नाम दे रखा है? एस सी मुखर्जी का नाम दे रखा है, तो वो एस सी मुखर्जी नहीं थे। बाकी तो इसके सदस्य थे के मुंशी थे। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो लगभग सारे हमारे जो भी तैयार किए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारा अब हमने 3 चीजें पढ़ ली हैं। हमने ये पढ़ा कि अंतरिम सरकार क्या थी, हमने ये पढ़ा कि अंतरिम और अंतरकालीन संसद क्या थी,
और हमने ये जाना कि जो समितियां थी, विशेषकर प्रारूप समिति को डिटेल में पढ़ा और अन्य समितियों को भी हमने अध्यक्ष देखे कि कौन सी समिति के कौन से। अब हमारा लास्ट बात रह गई है इस संविधान सभा के टॉपिक की, और वो है आलोचना, कि कुछ कुछ विशेषज्ञों के द्वारा क्या क्या आलोचना इनके बारे में, संविधान सभा के बारे में बोला गया कि हमारी संविधान सभा कैसी थी, क्या ये हिंदू बाहुल्य थी, क्या इसमें सभी का प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था, क्या ये गांधी जी की जो सोच थी उसके अकॉर्डिंग नहीं थी, जैसे हनुमन्य बोलते हैं, या और क्या कहता है चर्चिल और आयंकर साहब इस पर लगाते हैं कि संप्रभु नहीं थी, तो कैसी नहीं थी, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से। पहले हम बात करें कि हमारी संविधान सभा की प्रशंसा कर लेते हैं। तो संविधान सभा की हम जब प्रशंसा करते हैं, संविधान सभा, हमारी संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र बोल रहे हैं कि हमारी जो संविधान सभा थी ये एक चलायमान राष्ट्र थी, और चलायमान राष्ट्र थी ये कौन बोले? पंडित नेहरू कह रहे हैं। पंडित नेहरू हमारी संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कह रहे हैं। तो जब पंडित नेहरू हमारी संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कह रहे हैं, तो वो किस आलोक में कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारी संविधान सभा एक ऐसी संविधान सभा है जिसमें जो सारे दल हैं उनका प्रतिनिधित्व है, सभी हिस्साओं का प्रतिनिधित्व है, सभी जो धर्म है उनका प्रतिनिधित्व है। यानी कि हम कह सकते हैं कि विविधता में जो एकता की जो असली जो बात है वो हमारी संविधान सभा में दिखता है। और ऐसे में जो हमारी जो संविधान सभा है ये रियल में एक चलायमान राष्ट्र की तरह है। तो इस रूप में अभी क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में कि चलायमान राष्ट्र किसने बोला था? तो पंडित नेहरू ने बोला था। इसके बाद आते हैं ग्रेनवेल ऑस्टिन, उन्होंने भी हमारी संविधान सभा की बहुत सारी प्रशंसाएं की हैं। उनकी एक पुस्तक का नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कॉर्नस्टोन ऑफ नेशन। तो कॉर्नस्टोन ऑफ नेशन में वो कहते हैं कि जो हमारी संविधान सभा थी, मतलब वो 3 बड़ी विशेषताएं लेके थी, और 3 कौन कौन सी थी वो देखते हैं। ग्रेनवेल ऑस्टिन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, उनकी बुक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ ए नेशन। कॉर्नस्टोन ऑफ नेशन में वो कहते हैं कि जो भारत की संविधान सभा थी उसमें 3 बातें थी। वो 3 बातें कौन सी थी? एक थी कि इसमें एक अद्भुत किस्म का एक सामंजस्य था। सामंजस्य देखने को मिलता है। दूसरी इसकी जो बात थी वो थी कि इसमें परिवर्तन के साथ चयन की कला थी। परिवर्तन के साथ चयन की कला। और तीसरी जो बात थी वो थी सहमति। जब हम सामंजस्य की बात करते हैं तो दोस्तों सामंजस्य मतलब आपस में सामंजस्य बैठा लिया जाए। तो ये हमारी संविधान सभा इतनी अनोखी थी कि इसने ऐसी चीजों में सामंजस्य बैठाया जो सामान्य ऐसा लगता है कि ये तो कैसे बैठेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो उन्होंने कठोर और लचीलेपन में सामंजस्य बैठा लिया। कठोरता लचीला संविधान होगा, इस बात का सामंजस्य बैठा लिया। इन्होंने हमारा संविधान संघात्मक होगा,
वह एकात्मक होगा, इस बात का सामंजस्य बैठा लिया। तो एक तरीके से हमारी जो संविधान सभा थी उसमें संघ और एकात्मक का, कब एकात्मक होगा जब जो आपातकालीन परिस्थितियां होंगी तो उसमें हमारा संघ एकात्मक हो जाएगा, उससे हमारी जो परिस्थितियां होंगी केंद्र और राज्य साथ, तो एक सामंजस्य देखने को मिलता है इसके अंदर। अब बात आती है कि परिवर्तन के साथ चयन की कला क्या थी। जब हम परिवर्तन के साथ चयन की कला की बात करते हैं तो जो ब्रिटेन की संसद थी, ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली को हमने स्वीकार किया था। हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया था। लेकिन क्या हमने संसदीय प्रणाली एज इट इज स्वीकार कर ली? नहीं, हमने एज इट इज स्वीकार नहीं की। हमने अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमने चयन तो किया था, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया भारतीय परिस्थितियों के अनुसार। तो जो ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो कौन? वहां की रानी होती है, क्वीन होती है, वहां राजतंत्र है हेड ऑफ स्टेट के रूप में। लेकिन हमने गणतंत्र को स्वीकार कर लिया कि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं होगा, उसका चुनाव किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। तो हमने हेड ऑफ स्टेट को क्या बना दिया? गणतंत्र का रूप में स्वीकार किया। इसी तरह एक यूएसए में एक हमने उपराष्ट्रपति का चयन किया था यूएसए से। लेकिन हमने यूएसए से उपराष्ट्रपति को तो स्वीकारा, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। और हमने कह दिया कि अगर हमारा राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। तो क्या ऐसी व्यवस्था अमेरिका में है? नहीं, अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, वहां तो फिर दोबारा से चुनाव होंगे। जो उसका कार्यकाल होता है वो स्थायी होता है, 4 वर्ष के लिए चुन लिया गया तो 4 वर्ष रहेगा ही रहेगा। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति किसी भी कारणवश उनका पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो हमने चयन तो किया दूसरे देशों के संविधानों से, दूसरे देशों से, लेकिन परिवर्तन कर दिया अपने हिसाब से। अब बात आती है सहमति। सहमति से तात्पर्य यह था कि हमने ऐसे ऐसे मुद्दों पर सहमति बना ली जिस पर सहमति बनाना बड़ा मुश्किल था। जैसे कि अगर हम भाषा के बारे में बात करें तो उस पर सहमति बना ली। अगर हम सहमति के मतलब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हमारे संविधान सभा के जो निर्णय थे वो कैसे हुए थे, तो उसमें एक ऑप्शन आता है सहमति एवं रजामंदी। सहमति एवं रजामंदी। तो हमारे जो सारे फैसले हुए थे वो सहमति और रजामंदी से ही हुए थे। अगर सबसे बड़ी सहमति देखनी हो जिस मुद्दे पर रही हो तो वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक ऐसा मुद्दा था जब संविधान सभा के सामने रखा गया कि हमको भाई सभी नागरिकों को यह अधिकार देना चाहिए कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, सार्वभौमिक होना चाहिए मताधिकार का प्रयोग। तो केवल मौलाना आजाद ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया था, और विरोध इसलिए नहीं किया था कि वो इसके विरोधी थे, विरोध इस रूप में किया था कि वो ये मानते थे कि अभी से हमारे जो नागरिक है वो परिपक्व नहीं हुए अपने मताधिकार का, तो क्यों ना इसको 15 साल के लिए टाल दिया जाए। तो वो इसलिए हुआ। इसके अलावा पूरी संविधान सभा एक स्वर में तैयार थी कि हाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लेके आना चाहिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लेके आना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो विवाद का जो इश्यू रहा था वो था भाषा, कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दें। तो इस पर सबसे ज्यादा, लेकिन उसमें भी हमने हमारी जो संविधान सभा थी मुंशी आयंकर फॉर्मूले के माध्यम से उसका भी समाधान ढूंढ लिया। तो ठीक है, हम राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे पाए, लेकिन हिंदी को राजभाषा तो हम बना ही पाए थे। तो जो सबसे ज्यादा जो विवाद का इश्यू था वो था भाषा संबंधी विवाद, और जो सबसे बहुत ही जिसमें कोई विवाद ही नहीं होता, आसानी से जो स्वीकार कर लिया वो था सार्वभौमिक मताधिकार। तो इस प्रकार ग्रेनबर्ग ऑस्टिन सच में ये सही बात बोलते हैं
कि भारतीय जो संविधान कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन में उन्होंने बताया कि सामंजस्य, परिवर्तन के साथ चयन की कला और सहमति, ये तीनों बातें हमारी संविधान सभा में, हमारे संविधान में परिलक्षित होती है। इसके अलावा ये तो हमने इनकी दो विशेषताएं देख ली, प्रशंसा देख ली संविधान सभा की। कुछ इसमें ये देखते हैं कि कुछ आलोचनाएं कौन पूछ रही। तो जो सबसे जो फेमस है कि हनुमन्य थे कि हनुमन्य ये कहते थे कि हमारा जो संविधान है ना, वो वैसे संविधान नहीं है जैसा गांधी जी चाहते थे। तो कैसा है फिर? गांधी जी चाहते थे तो ये कैसा संविधान है? वो कहते थे कि इसमें जो हमारा जो संविधान का निर्माण किया गया है, इसमें अंग्रेजी बैंड की आवाज आ रही है। अंग्रेजी माना ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजी बैंड बज रहा हो, आवाज इसमें अंग्रेजी बैंड की आ रही है। और हम सुनना क्या चाहते हैं? हम सुनना सितार और बीड़ा चाहते हैं। हम सुनना तो सितार और बीड़ा की आवाज चाहते हैं, लेकिन इसमें आवाज कैसी आ रही है? सितार और बीड़ा चाहते हैं, लेकिन इसमें आवाज अंग्रेजी बैंड की आवाज आ रही है। इसके अलावा एक क्या हनुमन्या के बाद अगर हम देखें तो चर्चिल और जेकर साहब होते। चर्चिल और जेकर ने कहा था कि जो चर्चिल एवं जेकर, उन्होंने आलोचना करते हुए कहा था कि जो हमारी संविधान सभा है ये प्रभुत्व संपन्न नहीं है। हमारी संविधान सभा कैसी नहीं है? प्रभुत्व संपन्न नहीं है। तो उन्होंने माना था कि हमारी जो संविधान सभा है वो प्रभुत्व संपन्न नहीं है। एक लॉर्ड विस्काउंट, ऐसा लगता है मानो को बिस्कुट काउंट कर रहा हूं। लॉर्ड विस्काउंट कहते हैं कि एक इसमें हिंदुओं का प्रतिनिधित्व है, यानी कि हिंदू निकाय बोल सके, हिंदुओं के निकाय के रूप में था, या हिंदू का प्रभुत्व इसमें था, हिंदुओं का प्रभुत्व था। और सबसे जो हम पढ़ते आए हैं आइवर जेनिंग्स की जो कोट है कि वकीलों का स्वर्ग था, तो उन्होंने भी इसकी आलोचना की थी। आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि ये वकीलों का स्वर्ग है, तो उन्होंने भी इसकी आलोचना की है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो प्रशंसा एक तरीके से देखी जाए अम्बेडकर साहब की हम बात कर लेते हैं। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि हमारा संविधान कितना सफल है और कितना असफल, ये वहां के लोगों पर निर्भर करेगा। अगर लोग अच्छे हैं तो संविधान में अगर कोई खामी होगी फिर भी हम उसको स्वीकार कर लेंगे। अगर संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर लोग वहां के बुरे हैं तो संविधान कुछ नहीं कर सकता। तो संविधान की सफलता और असफलता जो वहां के जो निवासी हैं, लोग हैं, अच्छे और बुरे लोगों पर निर्भर करेगा। अच्छे या बुरे लोगों पर निर्भर करेगा। अगर वहां के लोग अच्छे हैं तो कितना भी संविधान कोई खामी होगी फिर भी हम उस संविधान को अच्छा बना सकते हैं। लोग बुरे हैं तो कितना भी अच्छा संविधान दे दें, और ये सच भी बात है कि बुरे आदमी को कितनी भी अच्छी चीज गा दे वो उसका सत्यानाश ही करने वाला है, बेड़ा गरेंगे की करने वाला है। अगर कहते हैं ना कि एक बड़ी फेमस कोट है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो वो वाली बात है कि अगर पूत सपूत है तो हमारे जो देश के नागरिक थे वो रियल में सपूत थे, तभी तो हम 70 साल तक इस संविधान को बड़ी आसानी से सफलतापूर्वक, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम इसका निर्णय कर पाए। तो अम्बेडकर साहब की एकदम ये अच्छी सोच थी, उनको पता था कि हमारे देश के लोग अच्छे हैं और इस संविधान को अच्छा बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट में रह जाता है, एक लक्ष्मी नारायण साहू थे। लक्ष्मी नारायण साहू ने भी कहा था कि जो हमारा संविधान है वो हमारे जो संविधान के जो आदर्श हैं उनकी भारत की आत्मा से इनका संबंध नहीं है। तो इन तीन चीजों पर हम थोड़ा सा गौर करें। एक तो प्रभुत्व संपन्न नहीं है, ये हिंदू निकाय है, और संविधान हमारे जो हमारी आत्मा है, संविधान के जो आदर्श हैं, लक्ष्मी नारायण साहू वो कहते हैं कि ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये हमने मोटी मोटी आलोचनाएं देखी। ग्रेनबल ऑस्टिन की पुस्तक कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन में ये तीन बातें पढ़ी, सामंजस्य, परिवर्तन के साथ चयन की कला और सहमति पढ़ी। हाँ, एक बात और है कि जो ग्रेनबल ऑस्टिन कहते थे कि जो कांग्रेस है ये तीन रूप में काम करती है। कांग्रेसी तो सभा है, कांग्रेसी पार्टी है, कांग्रेसी तो सभा थी, कांग्रेसी पार्टी है और कांग्रेसी सरकार है।
यानी सब कुछ कांग्रेस है। ये ग्रेनविल ऑस्टिन साहब का मानना था। इन्होंने 3 बातें मानी थी। एक तो ये सामंजस्य परिवर्तन के साथ चयन की गलत सहमति, इसके रूप में भारत संविधान की प्रशंसा की, और इन्होंने कहा कि कांग्रेस ही सब कुछ है, कांग्रेस ही सरकार है, कांग्रेस ही सभा है, कांग्रेस ही पार्टी। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। तो इस तरीके से हमने संविधान की आलोचना की। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत शानदार लगी होगी, अच्छा लगी होगी, बहुत नई सारी चीजें सुनने को मिली होंगी। और इसी के साथ बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।